हेलो नमस्कार दोस्तों, माही क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी जो हम बात करेंगे वही अपना जो प्रीवियस टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, और उसमें हमने बातें कर ली हैं और हम महान गणितज्ञों की बात कर रहे हैं। उनमें हमने जो पीछे जो वीडियो रहा उसमें हमने बात की थी आर्यभट्ट प्रथम की, ठीक है। और उनके सम्मान में हमने बात की थी कि उन्होंने जितने गणित के क्षेत्र में जो काम किए थे, पाई का मान उन्होंने दिया था, और उनके सम्मान में जो अपने जो सबसे पहले उपग्रह जो छोड़ा गया था उसका नाम भी हमने आर्यभट्ट रखा था। तो ऐसी हमने बातें वहाँ पे करी थी, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी बताया था कि जो पृथ्वी है वो गतिशील है, सूर्य स्थिर है, उनके हम जब बात कर रहे थे तो इन सारी चीज़ों की हमने बात वहाँ पे की थी। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, जो आगे और गणितज्ञ हुए हैं उनकी बात करेंगे। और इससे जो अगला वीडियो, अभी जो वीडियो हम जो सेशन की बात करें उससे जो अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम टोटल क्या करेंगे, जितने भी गणितज्ञ हुए हैं उन सब ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है यहाँ से, है ना। और जितने भी गणितज्ञ हुए हैं ना, उन सब की जितनी भी बुक्स हैं मैं वो सब आपको इससे आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वो जरूर देख लें, और वो सारे आपको यहाँ आई टैब में मिल जाएंगे। और आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। क्योंकि जितनी मैथमेटिक्स की आपकी शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण विधि में मतलब जितने टॉपिक आते हैं ना वो मैं सारे कराऊंगा आपको, और बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, डिटेलिंग में करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगले अपने गणितज्ञ हैं वो हैं आपके ब्रह्मगुप्त। अगले आपके जो गणितज्ञ हैं वो कौन है? ब्रह्मगुप्त, ठीक है। देखिए जो ब्रह्मगुप्त आपके, इनका जन्म हुआ था 598 ईस्वी में। ब्रह्मगुप्त का जन्म कब हुआ था? 598 ईस्वी में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था सिंध प्रांत में। जो प्रारंभिक टाइम में ये क्या था, सिंध प्रांत, जो वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है। जो वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। जन्म यहाँ हुआ था, लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र था, मतलब इन्होंने अपने सर्वाधिक कार्य जो है वो कहाँ किए थे? इनका जो कार्य क्षेत्र था वो था उज्जैन नगरी, मतलब उज्जैन नगरी इनका कार्य क्षेत्र रहा। यहाँ पे रह के इन्होंने अपने जो जितने भी सिद्धांत वगैरह प्रतिपादित किए वो यहाँ पे किए। यहाँ पे रह के इन्होंने गणित और ज्योतिष शास्त्र की बहुत सारी सिद्धांत जो है यहाँ पे प्रतिपादित किए हैं इन्होंने। गणित और ज्योतिष शास्त्र के जो बहुत सारे सिद्धांत वो यहाँ पे रह के इन्होंने प्रतिपादित किए। इसके बाद में बात ये आती है कि इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो कौन से हैं। तो इनके जो ग्रंथ हैं वो है इनका, एक तो आपने बहुत ही प्रख्यात सुना होगा, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। इनका जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो कौन सा? इनका ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है इनका, ठीक है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। इसके अलावा इनका एक ग्रंथ और आता है खंड साधक। इसके अलावा जो इनका एक ग्रंथ और आता है वो है खंड साधक। तो ये इनके ग्रंथ हो गए, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड साधक, इनके ये क्या हो गए? ग्रंथ हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ब्रह्मगुप्त है इन्होंने सबसे ज्यादा जो बातें हैं वो किसके बारे में की, अर्थात इनकी जो महत्वपूर्ण सिद्धांत वो किसके बारे में इन्होंने दिए थे। तो इनके जो एक तो सिद्धांत इन्होंने जो दिया था वो था जो अनिर्णित द्विघात समीकरण थी वो इन्होंने सोल्व करके बताई थी। अनिर्णित द्विघात समीकरण जो थे ना वो इन्होंने सोल्व करी थी सबसे पहले। इनके बहुत साल बाद में, मतलब कई शताब्दियों बाद में, जैसे एक तो आपने नाम सुना होगा, अभी हम वर्तमान गणित में इनका नाम पढ़ते हैं, एक तो आयलर और एक आपने नाम पढ़ा होगा लांगराज, जो हम आज के टाइम में पढ़ते हैं। इन्होंने तो 1764 में जो द्विघात समीकरणों के हल बताए थे, इन्होंने 1768 में बताए थे। तो इनसे हजारों साल पहले, मतलब लगभग 1100-1200 साल पहले इन्होंने जो है ये अनिर्णित द्विघात समीकरणों के सिद्धांत जो थे वो दे दिए थे। इसके अलावा बीजगणित में इन्होंने ऋण संख्याओं को जो सोल्व करना है वो भी इन्होंने बताया था। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि भिन्न का जो मान था ना, भिन्न, इसको जो हल करना है या भिन्न को लिखने का जो तरीका है वो सबसे पहले किन्होंने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। और इन्होंने भिन्न को सोल्व करने का जो सबसे सरल जो एक सूत्र बताया था वो निम्न प्रकार है। जैसे हम भिन्न को लिखते हैं ए बट्टा बी, मतलब इस फॉर्म में लिखते हैं, तो इन्होंने सोल्व करने का जो तरीका बताया था वो था ए बट्टा बी प्लस एच प्लस ए बट्टा बी प्लस एच इंटू
H/B। कहने का मतलब क्या हो गया, देखो ये सूत्र, इसको काम में कैसे लेते हैं ना, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण समझाता हूँ। जैसे आपको सोल्व करना है 13/7, ठीक है। तो हम आज के टाइम में क्या करते हैं, 7 का इसमें भाग देकर सोल्व कर देते हैं। अब उसमें एक की जगह आपको 13 रखना है, बी की जगह आपको 7 रखना है, और जो उसमें एच है वो वैल्यू आपको अपने हिसाब से रखनी है और फिर इसको सोल्व करते हुए जाना है। तो ये एक प्रारंभिक तरीका था भिन्न सोल्व करने का, और आज इसी तरीकों के हैं, जो ये वाला तरीका, इसी को हम शुद्ध रूप में काम में ले रहे हैं और सरल रूप में काम में आज ले रहे हैं। इसके अलावा आपने एक बहुत ही सुना, एक सूत्र है वो सुना होगा, बहुत ही प्यारा सा सूत्र है, जिसको आज हम नाम देते हैं हीरोन फॉर्मूला। आज के टाइम में हम इसको नाम देते हैं हीरोन फॉर्मूला। और जो फॉर्मूला क्या है आपका, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ये सूत्र है किस चीज का, हीरोन सूत्र। किसके लिए काम में लेते हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। कब काम में लेते हैं, आपके पास में 3 क्षेत्रफल त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो समबाहु और जो समद्विबाहु है उनके लिए अलग फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कब काम में लेते हैं, जब तीनों भुजाएं आपके पास में अलग अलग हो। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, ए, बी और सी, तब हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला, ये किसकी देन है, ब्रह्मगुप्त की देन है, इन्हीं का आविष्कार है ये। आज के टाइम पे हम इसको हीरोन फॉर्मूला के नाम से पढ़ते हैं। इसके अलावा जो जितने भी क्षेत्रफल वगैरह हुए हैं उनको भी जो ब्रह्मगुप्त है इन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताया। अब एक चीज, अभी हमने एक बात की थी कि जो ज्योतिष शास्त्र है इसकी जानकारी जो है ब्रह्मगुप्त ने अपनी पुस्तक ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया हुआ है। और जो अरबवासी थे ना, जो अरब लोग थे, इनको सबसे पहले भारतीय ज्योतिष शास्त्र का जो ज्ञान हुआ था वो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत से हुआ था। इसके अलावा जो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है, इसका अरबी भाषा में अनुवाद, इसका अरबी भाषा में जो अनुवाद हुआ था वो हुआ था 775 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, अरबी भाषा में इसका अनुवाद कब हुआ था, 775 ईस्वी में। इसके अलावा जो अरब लोग थे उनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान इससे हुआ। इसके अलावा खगोल शास्त्र का भी ज्ञान सबसे पहले उनको ब्रह्म स्फुट सिद्धांत से ही हुआ था। किसका ज्ञान, खगोल शास्त्र का ज्ञान भी कहाँ से हुआ था, इनको ब्रह्म स्फुट सिद्धांत से हुआ था। तो हम सोच सकते हैं कि उस टाइम पे ब्रह्मगुप्त ने गणित के क्षेत्र में कितना शानदार काम किया होगा। मतलब आर्यभट्ट प्रथम और वराहमिहिर के बाद में जो महान गणितज्ञ की श्रेणी आती है ना, उसमें जो नाम आता है वो किनका आता है, ब्रह्मगुप्त का नाम आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा इन। देखो जो भारतीय गणितज्ञ थे ना, उनकी जो गणित थी उन्हीं के बेस पे आज की गणित जो विकसित की जा रही है। बस फर्क ये रह गया कि वो जो अपने ग्रंथ थे वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो यहाँ व्यापारी आए थे व्यापार करने, और जो विदेशी आक्रांत आए थे वो हमारे यहाँ से जो बहुत सारी सामग्रियों के साथ में ग्रंथ भी अपने साथ में ले गए थे। तो अपने यहाँ पे जो है ना ग्रंथ बहुत कम मिलते हैं गणित के, ठीक है। बाकी जो ओवरऑल जो बेस तैयार हुआ था वो पूरा का पूरा भारत में हुआ था इसका, ठीक है ना। ओके, इसके बाद में देखो इन्होंने एक बहुत ही जो अपना आज हम पढ़ते हैं, अपना जो होता है ना वो चक्रीय चतुर्भुज, आज हम जो चक्रीय चतुर्भुज पढ़ते हैं, चक्रीय चतुर्भुज, इसमें जो विकर्ण बनते हैं आपके ये वाले, इन विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र भी ये महाशय उसी टाइम दे गए थे। और वो सूत्र आज के टाइम में हम क्या लिखते हैं, BC प्लस AD, BC प्लस CD और इनटू में AC प्लस BD। ये फॉर्मूला हम आज भी काम में लेते हैं। जो चक्रीय चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने का होता है, तो एक विकर्ण की लंबाई इससे ज्ञात होती है। एक विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए ऊपर वाले को, इस ऊपर वाले को नीचे ले लेंगे, इसको ऊपर ले लेंगे। तो ऐसे विकर्णों की लंबाइयां ज्ञात करने का ये सूत्र है। तो आप चाहो तो इनको अपनी क्लास में बच्चों के साथ में इसको काम में भी ले सकते हो और देख सकते हो कि हाँ ये एक्चुअल में सही है या नहीं है। सही है, जाहिर सी बात है सही होगा। तो आप देख सकते हो कि ब्रह्मगुप्त ने कितना शानदार काम किया था। भिन्न जो सबसे पहले हमें वहां से मिली है। इसके अलावा जो द्विघात समीकरण अनिर्णित थे, जो पहले सोल्व नहीं की जा सकी, वो उन्होंने किए, सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने किए। इसके अलावा इनकी जो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है उसका जो अरबी भाषा में अनुवाद 775 में हुआ था। सबसे पहले अरब देश वालों को जो खगोल शास्त्र और जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है वो इन्हीं के बुक से हुआ था सबसे पहले।
और इसके अलावा जो आज हम हीरोन सूत्र पढ़ते हैं वो भी इन्हीं की देन है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें किन में आती हैं, ब्रह्मगुप्त के कार्यकाल की। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है अपने, चलिए इसके बाद में हम जो बात करेंगे वो करेंगे अभी आप भास्कराचार्य जी, है ना, भास्कराचार्य द्वितीय। देखिए भारतीय गणित में जो है वो दो प्रकार के मान गणितज्ञ हैं, भास्कराचार्य जी हैं, वो भी दो प्रकार के हैं, एक तो भास्कर प्रथम और एक भास्कर द्वितीय। तो भास्कर प्रथम की बात है, हमने एक पिछले मैंने आपको एक बुक बताई थी उनकी, महाभास्करीय, है ना, उनकी वहां पे मैंने बात की थी। इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों 1114 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1114 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, मैसूर प्रांत में हुआ था इनका जन्म। बात आती है कि गांव कौन सा था, तो गांव ऐसा बताया जाता है कि गांव का नाम था बिज्जड़ बीड़, जो कि आज के बीजापुर के पास में माना जाता है ना। तो अब बात यह आती है कि इन्होंने से कौन कौन से कार्य किए थे। जो सबसे एक इम्पोर्टेंट इनका जो कार्य था वो है इनका अनंत की कल्पना। कौन सा कार्य है प्यारे बच्चों, अनंत की कल्पना। अब यहाँ पे आपको एक डिस्प्यूट मिल सकता है कि कुछ जो गाइड हैं उनमें जो अनंत की कल्पना वाला दिया गया वो ब्रह्मगुप्त के नाम पे दिया गया है कि सबसे पहले अनंत की कल्पना किसने की है, ब्रह्मगुप्त ने। लेकिन एक्चुअल में ये सही नहीं है। अनंत की जो कल्पना जो सबसे पहले की थी वो की थी भास्कराचार्य द्वितीय ने। और इसके बारे में इनका एक स्टेटमेंट आता है जिससे ये बातचीत होती है। भास्कराचार्य जी ने ये कहा है कि जब किसी अनंत और अच्युत ईश्वर, जब कभी अनंत और अच्युत ईश्वर में से कुछ हटा दिया जाए तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब उनमें से अगर आपने कुछ निकाल भी दिया तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जब जीरो हर वाली कोई संख्या है, मतलब कोई संख्या है उसमें हर का मान कितना है, 0 है, तो उस संख्या में आप चाहे कितनी भी बड़ी संख्या जोड़ दो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या घटा दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी कल्पना को जो नाम दिया गया था वो क्या नाम दिया गया है, इनफाइनाइट। तो ये आप ध्यान में रखना। ये मैक्सिमम आपको जो गाइड वगैरह है उसमें काम क्या मिलेगा, ये ब्रह्मगुप्त की देन मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में ये ब्रह्मगुप्त की नहीं है। किसकी है, ये भास्कराचार्य द्वितीय की देन है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि जो भास्कराचार्य द्वितीय इनका जो मुख्य ग्रंथ है वो कौन सा है। इनका जो मुख्य ग्रंथ है वो है सिद्धांत शिरोमणि। इनका जो मुख्य ग्रंथ है वो सिद्धांत शिरोमणि। इसके जो हैं 4 खंड हैं, इसके जो हैं वो 4 खंड हैं, और जिनका नाम क्या है आपके पास में, एक नाम आता है लीलावती, बीजगणित, एक नाम आता है आपका गोलाध्याय, और एक नाम आता है आपका ग्रह गणित। जो इनके जो मुख्य ग्रंथ हैं वो क्या क्या हैं, लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय और ग्रह गणित। अब इनका जो लीलावती है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका, और इसको पाटीगणित भी कहते हैं। अभी आपको ये जो पाटीगणित है ये नाम बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं आ गया कि पाटीगणित पुस्तक, अब एक्चुअल में देखो मैं आपको फिर से बता दूं ये पुस्तक नहीं है। ये जो लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय और जो ग्रह गणित है ये पुस्तक नहीं है। मेन पुस्तक क्या है, मेन ग्रंथ क्या है, सिद्धांत शिरोमणि। इसके 4 खंड है, तो उसके एक खंड का नाम लीलावती है। और आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि लीलावती या पाटीगणित जो किसकी करती है, तो आप क्या नाम बताओगे, भास्कराचार्य जी द्वितीय की ये करती है ना। अब देखो जो लीलावती है ना, इसका जब अध्ययन किया तो पता चला कि ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ ग्रंथ है ये, और बहुत ही शानदार शानदार जो रचनाएं हैं गणित की वो इसमें की गई हैं। जो भास्कराचार्य जी थी एक बहुत ही शानदार कवि थे, और इन्होंने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो सारी पद्य के रूप में लिखी है। जो लीलावती है, लीलावती में इन्होंने 278 पद्य लिखे हैं। इसमें कितने पद्य लिखे हैं इन्होंने, 278 पद्य लिखे हैं। और पद्य लिख लिख के जो रचनाएं हैं उसके माध्यम से इन्होंने अपने गणित की जो है सूत्र लिखे हैं। ठीक है, अब बात यह आती है लीला, देखो ऐसे कुछ बातें चलती हैं कि लीलावती नाम इन्होंने अपनी बेटी के नाम पे रखा होगा,
लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी मानते हैं कि उस समय गणित की क्या परिपाटी रही होगी, मतलब उस समय जो भी गणित की परिपाटी या लेखन कला की जो परिपाटी थी उसके आधार पर इन्होंने नाम लीलावती रखा होगा। अब कुछ ऐसा भी मानते हैं कि बेटी के नाम पे रखा है। यहाँ एक सुनने में ऐसा भी आता है कि इनकी जो बेटी थी उनका विवाह नहीं हुआ था, वो किसी जो है किसी दुर्घटनावश उनका विवाह नहीं हुआ था, तो उनका नाम अमर करने के लिए इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम जो है इस संबंध में रखा होगा। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि अगर नाम रखा तो कोई ना कोई उसका विशेष कारण रहा होगा, तो वो कारण जो है ज़्यादातर ये मानते हैं कि उस समय की जो लेखन परिपाटी है वो मानना ज़्यादा न्यायपूर्ण होगा। ठीक है, तो इनमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ अपने को देखने को मिली वो क्या मिली, इनफाइनाइट की कल्पना देखने। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि भास्कराचार्य जी ही प्रथम थे जिन्होंने इनफाइनाइट की परिकल्पना की थी, अर्थात इन्होंने बताया कि किसी संख्या को अगर 0 से भाग देते हो तो वो क्या आ जाएगा, आपके पास में अनंत आएगा। ठीक है, इसके अलावा भास्कराचार्य जी ने 1150 ईस्वी में इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम है बीजगणित। इसमें इन्होंने ये बताया कि किसी भी ऋणात्मक राशि का वर्गमूल नहीं निकाला जाता, अर्थात वो अवर्ग संख्याएं होती हैं। अब देखो ये चीजें आज हम क्या पढ़ते हैं इसको, मतलब वर्गमूल में माइनस वाली संख्याएं, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन नंबर्स को आज हम क्या पढ़ते हैं प्यारे, तो इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं इनको आज। क्या कौन से नंबर पढ़ते हैं आज इनको, इमेजिनरी नंबर। और इनके अलावा जो नंबर है उनको हम क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर। रियल मतलब वास्तविक संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वास्तविक संख्याओं की अवधारणा है वो कहाँ से आई है, यहाँ से आई है। भास्कराचार्य जी की देन है वो भी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये बता दिया कि आप ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो जो शेष संख्याएं रह गई जिनका वर्गमूल आप निकाल पा रहे हो वो कौन सी संख्याएं हैं, रियल नंबर्स है। इसके अलावा इन्होंने त्रिकोणमिति में भी इनका बहुत शानदार योगदान है। आज के टाइम में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में, और वो फॉर्मूला क्या है आपके पास में, ये वाला साइन ए प्लस माइनस बी, मतलब यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हो, साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन। ये फॉर्मूला जो आज आप पढ़ते हो, इनके इसके अलावा इससे रिलेटेड और जो फॉर्मूले थे वो भी सारे के सारे इन्होंने यहाँ पे दिए थे। ठीक है, इसके अलावा इनको जो है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का भी अच्छा खासा ज्ञान था, क्योंकि इन्होंने बताया था कि पृथ्वी के ऊपर है ना, पृथ्वी की तरफ कोई ना कोई आकर्षण बल जो है वो काम करता है, जिसके कारण जो सारी की सारी वस्तुएं वो धरातल के ऊपर रहती हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो बातें थी इन्होंने बताई थी, जिसमें से इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए। ध्यान में आपको क्या रखना है, सिद्धांत शिरोमणि ध्यान में रखना है। और हाँ, ये जो साइन कोस वाली जो बात है ना, ये इन्होंने गोलाध्याय में बताई है। ठीक है, एक बात आप ये भी ध्यान रखना कि इन्होंने साइन त्रिकोणमिति वाले जो फॉर्मूलों की बात की वो किसमें की है, गोलाध्याय में की है। तो सिद्धांत शिरोमणि के आपने 4 खंड किए थे, लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय और ग्रह गणित। लीलावती को ही पाटीगणित कहते हैं। इसके अलावा इनकी जो एक बुक है इंपॉर्टेंट 1150 में लिखी थी इन्होंने, बीजगणित है, 36 साल की उम्र में लिखी थी इन्होंने। और इनके जो गुरु थे वो इनके पिताश्री ही थे। ठीक है, और हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ और, इनका जो युग है, भास्कराचार्य जी का जो युग है वो ज्योतिष विद्या का युग माना जाता है। ज्योतिष विद्या का युग माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी ध्यान में रखना आप। ठीक है, भास्कराचार्य जी का जो युग है वो ज्योतिष विद्या का युग माना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। हमने आज जो भी दोनों पढ़े हैं, मैंने आपको बता दिया कि अगले वीडियो में क्या लेके आने वाले हैं। अब देखो एक बात कहता हूँ आपसे, जब कभी भी ऐसे लगे ना कि यार आप क्या काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हो, है ना, जब कभी ऐसा लगे कि लाइफ जो पीछे धकेल रही है अपने को, जब भी हौसला टूटने लगे, तो एक बात याद रखना कि जब टूटने लगे हौसला तो एक बात याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। अंधेरे में ही ढूंढ लेना मंजिल अपनी दोस्तों, अंधेरे में ही ढूंढ लेना मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।